अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। शुरुआत करते हैं बेटा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। और फिर बस कुछ छोटी मोटी डिस्कशन अभी करेंगे नमाज से पहले, फिर ज़रा नमाज का ब्रेक लेंगे। और उसके बाद हम अपनी की डिस्कशन का, की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन का आगाज कर देंगे आफ्टर द प्रेयर्स ब्रेक। कुछ तमहीदी बातें, कुछ इनिशियल बातें, और फिर इंशाल्लाह ताला हम मूव करेंगे अपने रिवीजन के ऊपर। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो बेटा, दिस इज द एग्जाम फोकस्ड क्रैश कोर्स। अब इसको तुम रिवीजन कोर्स बोल लो, क्रैश कोर्स बोल लो। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर ये क्रैश कोर्स है कि रिवीजन कोर्स है? इसको आप रिवीजन कोर्स बोल रहे हैं, इसको आप क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, बट दिस course, these sessions are specifically designed so that you can have the quick conceptual revision of the key areas, and we can also refer the past exam question based on those areas. हम उन एरियाज को रिवाइज करें और हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देखें कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से हमने अप्रोच करना है, किस तरह से हमने अप्रोच करना है, किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ठीक है। सो दीज विल बी अराउंड 8 to 10 सेशंस, और इनशाला इसमें आपका अच्छा खासा एरिया रिवाइज हो जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चंस को हम देख पाएंगे। क्वेश्चंस को देख लेने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको आ गए, आपको उसे खुद से प्रैक्टिस करना होंगे। ठीक है। हमने क्वेश्चन लिख लिए, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सेशन के अंदर, अ, लेकिन पेपर तो मैंने नहीं देना ना, पेपर तो आपने देना है। ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पास नहीं। अच्छा, क्लासेस नहीं ली हैं तो कोर्स रेलेवेंट होगा। अब देखो, मुझे नहीं पता आप लोग कितना क्विकली कोई चीज ग्रैब कर पाते हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि 10 सेशंस के अंदर समंदर का को कूजे में, समंदर को कूजे में बंद करना जाहिर सी बात है मुश्किल होता है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट यू। उसके बाद फिर ये आपने असेस करना है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर हर कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, हर हर चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ तो देखना मुश्किल होगा। अच्छा, तो वीकेंड पर ही है, सैटरडे। एक क्लास में वीकडे में रख रहा हूँ, ट्यूसडे की। लेकिन देखते हैं, करते हैं कुछ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से देखते हैं। अगर कुछ तरतीब रीशफल हुई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन एक सेशन तो है ना सैटरडे को। ठीक है, एक थोड़ा सा ज़रा टाइम निकाल लो। सैटरडे को रखा है, ट्यूसडे को रखा है, तो ज़रा ट्यूसडे को कोशिश कर लो। ठीक है। अच्छा, नमाज से पहले हम कुछ, जी बेटा, रिकॉर्डिंग्स होंगी इन क्लासेस की। रिकॉर्डिंग्स आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल मेक यू अवेलेबल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नमाज से पहले हम कुछ प्रिलिमिनरी बातें कर लें, कुछ तमहीदी बातें कर लें, फिर एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन इंशाल्लाह नमाज के बाद हम शुरू करेंगे। अच्छा, this is a brief introduction about myself. I have been teaching these subjects, taxation, auditing, since last many years. I myself am a practicing chartered accountant. काफ़ी स्टूडेंट्स जानते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। अच्छा, सेशन एजेंडा अबाउट CFEP 5, इस पे भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है CFEP 5 क्या है, आप पेपर पढ़ रहे हैं। सिलेबस का ओवरव्यू, पेपर पैटर्न, पासिंग रेशो, रीजंस ऑफ फेलियर, तो इन सब में मेरा फोकस होगा। पेपर पैटर्न इन की एरियाज, पेपर पैटर्न इन की एरियाज, और पासिंग रेशो एंड देन रीजंस ऑफ फेलियर। ठीक है। अच्छा, सिलेबस ओवरव्यू में आई कैप का सिलेबस डॉक्यूमेंट मैं अभी नहीं खोलूंगा।
क्योंकि हमें पता है कि हमारे कोर्स में क्या कुछ है। हमारे कोर्स में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, सर्कुलर्स हैं, सब चीज़ें हैं। इसी तरह हमारे कोर्स में सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स रूल्स, रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो मेन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल्स टैक्स एक्ट है। सेल्स टैक्स एक्ट भी है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है, एफईडी एक्ट भी है। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमारे कोर्स का पार्ट है। अच्छा भाई, सी फैप 5 का एग्जाम पैटर्न क्या है? अच्छा भाई, आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा, आमतौर पर आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका एग्जाम पेपर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ हुआ होगा जिस तरह से ये स्लाइड आपको बता रही है, आमतौर पर। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो गई चीजें, मार्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे हो गई, लेकिन ये एक मैंने एवरेज एनालिसिस बनाया है पेपर पैटर्न्स को एनालाइज करके कि आपका सीफैप का एग्जाम पेपर इस तरह का होगा। ठीक है, एक उससे 20 से 25 मार्क्स का कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक उससे 20 से 25 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको कमेंट करना होगा इनकम टैक्स। नमाज ब्रेक हम करेंगे बेटा 10 से 15 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह, 10 से 11 मिनट बाद। ठीक है, कंप्यूटेशन बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, फिर एक एग्जाम का पैटर्न रहा है कि एग्जामिनर अब एक ऐसा क्वेश्चन भी देता है जिसमें आपके कमेंट्स और एनालिसिस मांगता है। ठीक है, सो योर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प यू आउट इन ड्राफ्टिंग योर आंसर, इन कमेंटिंग, इन एनालाइजिंग दोज कंप्यूटेशंस। कंप्यूटेशन आपको गिवन होगी, उसमें मसले मसाइल हुए हुए होंगे, और उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपने उसके ऊपर कमेंट करना होगा, ये ठीक ट्रीटमेंट है, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, होगा तो कैसे होगा। आर यू गेटिंग दिस? एक क्वेश्चन आमतौर पर उस पर बेस करेगा। फिर आप देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन कुछ मिसलिनियस कंप्यूटेशंस होंगी, किसी मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर बेस कर रही होंगी। फिर फिर एक अल्लाह भला करे, एक मजीद क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर भी एडवाइस और कमेंट आपसे मांगे हुए होंगे। तो इसका मतलब अगर इनकम टैक्स का पोर्शन अराउंड 50-60 मार्क्स का है, इनकम टैक्स का पोर्शन अगर अराउंड 50-60 मार्क्स का है तो उसमें आधा कॉन्सेप्चुअल सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है और आधा कंप्यूटेशनल पूछा जाता है। एग्जामिनर पूरा भी कंप्यूटेशनल पूछ ले हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, वो पूरा कमेंट्स बेस्ड एनालिसिस बेस्ड पूछ ले तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। एज ए स्टूडेंट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वी prepare ourselves for every question which is being usually tested in examination। ठीक, टेक्निकल पेपर है, कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हैं। मसला ये होता है कि बच्चा पेपर में क्वेश्चन देख के घबरा जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीजें आपको आती होती हैं वो भी भूल जाते हैं, आपके दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपने हवासों पे काबू पाना है। ठीक है, पेपर को देख के घबराना नहीं है, अल्लाह का नाम लेके आपने पेपर शुरू करना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने एरियाज कवर किए हैं और आपने पास्ट एग्जाम की प्रैक्टिस की हुई क्वेश्चंस की। पास्ट एग्जाम की प्रैक्टिस से मेरी क्या मुराद है कि आपने 4-5 अटेम्प्ट के पेपर्स, कुछ नहीं तो 3 अटेम्प्ट के पेपर्स आपने जाने से पहले पूरे पूरे सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा है जितने ज्यादा किए हुए हों, क्योंकि देखो सीए फाइनल के पेपर्स कुछ लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं, 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो गई, पेपर नहीं निकल रहे। पेपर इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आपने पूरा पेपर एग्जाम सिनेरियो के अंदर अटेम्प्ट कभी पहले किया ही नहीं है, पहली दफा एग्जाम में जा रहे हो और आप अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर सीबी एग्जाम्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ट्रांजिट हुए पेपर बेस्ड से सीबी के अंदर, अब वो कुछ कभी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि सर अब सीबी में कैसे करें, एक्सेल में कैसे कंप्यूटेशन करें, टाइपिंग स्पीड हमारी स्लो है। भाई अब जो भी है तो है, और यही है, अब करना है तो यही करना है भाई। आर यू गेटिंग दिस? So now there shouldn't be any excuses for you. There shouldn't be any excuses for you. You should be prepared properly. Okay? You should prepare yourself properly.
अच्छा भाई, फिर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास सेल्स टैक्स एंड एफईडी आ जाता है। ठीक है। उसमें कुछ कभी चीजें आपसे एक्सप्लेन और एडवाइस करने को मांगी जाएंगी कि आप से वैसे सिनेरियो गिवन है, उसमें आज जो सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन है उस पर आप एडवाइस कर दीजिए। 20 से 25 मार्क्स का आपको एक कंप्यूटेशनल क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक है। 5 to 10 मार्क्स का आपको टैक्स एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो ये एक जनरल एनालिसिस है। जरूरी नहीं है कि पेपर ऐसे ही आएगा, एग्जामिनर की मर्जी वो कैसे भी दे दे। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी सिनेरियो, एवरी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। कि भाई अगर अगर तो कमेंट्स आपका, एनालिसिस, कमेंट्स, एडवाइजिंग ये आपकी वीकनेस है, तो आप यूं सोचो यही आया जाएगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ बेस्ट फॉर दैट। ठीक। अच्छा भाई, फेलियर के रीजंस क्या हैं, कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर हैं क्या सिलेक्टिव स्टडीज? कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिए, बाकी छोड़ दिए, और इस आस पे कि बस इसी से पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, कोर्स बहुत बड़ा है, कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन कम से कम वो टॉपिक्स जो पास पेपर में बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, एक दफा भी आया है, आप उसको मत छोड़ो। यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रीवियस पास्ट एग्जाम पेपर्स विथ यू। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बहुत सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं। कम से कम वो वाले क्वेश्चंस तो कवर करो, वो सिनेरियोस तो कवर करो, वो कंटेंट तो कवर करो। ठीक है। देन, ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंस एंड ओपन बुक पॉलिसी। ओपन बुक पॉलिसी आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। कुछ जगहों पर हेल्प करेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। हर जगह पर यह सोचना कि ओपन बुक पॉलिसी मुझे हेल्प कर देगी, ये आपकी खाम ख्याली है। ठीक है। ओपन बुक पॉलिसी से हेल्प लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, किस सेक्शन में लिखी हुई है। और आप उस वक्त रियल टाइम बेसिस पर एग्जाम में ऑर्डिनेंस खोलकर उस सेक्शन को इंटरप्रीट नहीं करोगे, उसका मतलब समझने नहीं बैठोगे, अनटिल एंड अनलेस आपने पहले से उसको पढ़ा हुआ है, पहले से उसका मतलब समझा हुआ है, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अब एग्जाम में बैठकर उसको इंटरप्रीट करके समझने की कोशिश अगर करोगे तो ये आपकी बेवकूफी है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, रेट्स कहाँ हैं, किस तरह से ढूंढने हैं, तलाश करने हैं, सेल्स टैक्स के शेड्यूल्स में आपने आइटम्स को पढ़ा हुआ हो, ताकि आपके जहन में हो कि कौन सा आइटम किस शेड्यूल में फॉल कर रहा है। ठीक है। ऑर्डिनेंस अवेलेबल होगा, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं, और दैट्स एन एडेड एडवांटेज। ठीक है। लेकिन इस एडेड एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन कम करके जाएंगे। नहीं, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। आपने जब अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपने सारे शेड्यूल्स को गो थ्रू करना है प्रॉपरली। आर यू गेटिंग दिस? पेपर को हल किस तरीके से करना है, पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ठीक है। इसकी टेक्निक है, जाहिर सी बात है। आपको उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसकी टेक्निक है, उसको अपने अप्लाई करना है, और वो एप्लीकेशन में आप परफेक्ट कैसे होंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। तो प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 पेपर्स पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको सवाल आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो आप गलतियां कर रहे हो, आपको लग रहा हो आप रबिश लिख रहे हो, डू अटेम्प्ट। पहले पेपर में आपको लगेगा कि यार, क्या मैं आपको नजर आ पा रहा हूँ? कैन यू सी मी, डियर स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा भाई, आंसर प्लानिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स, ये सारी बातें उसी में कवर हो गई हैं। फेलिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल गिवन या हिडन इश्यूज। अच्छा, कुछ इश्यूज तो नजर आ रहे होंगे,
पॉइंट में उस पर रोशनी डाल दी गई होगी। कुछ इश्यूज कंप्यूटेशन में हिडन भी होते हैं, ठीक है। तो आपने कंप्यूटेशन जो गिवन हो उसको भी ठीक से एनालाइज करना है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको भी ठीक से एनालाइज करना है। देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द रियल प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द सिनारियो, ठीक है। टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती तो भी आप फंस जाते हैं। आदत रही पेपर को हाथ से लिखने की, सारे पेपर्स, मिसाल ले रहा हूं मैं, आपने आई कैप के दिए, पेपर बेस्ड एग्जाम्स थे, पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट। अब सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ कि सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट इज इजियर देन पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट में पेपर दिए हैं, और वो मुझे पता है, जिन्होंने दोनों एनवायरनमेंट पेपर दिए हैं, सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट आपको ज्यादा इजी लगता है या पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट आपको ज्यादा इजी लगता है? माई एनालिसिस इज सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट इज कन्वीनियंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट, ओवर रनिंग ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट, किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बाकी को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये प्लीज मत करना, ठीक है। इग्नोरिंग एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स को रीड कर लिया करो, सेहत के लिए मुफीद है, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर। सो ये सेशन के शुरू में डिस्कस करने और बताने का मकसद ये है कि वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज रीजंस ऑफ फेलियर। If you'll avoid these reasons, inshallah, we will try to avoid these reasons. Inshallah, we will be able to pass this exam conveniently. ठीक है। Now we are moving on towards the prayers break. नमाज के बाद हम कुछ की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और हमारा रिवीजन स्टार्ट ही होगा बिजनेस इनकम से, ठीक है। बिजनेस इनकम से हम रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। सबसे दो इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ इनकम जो आपके पास हैं, बिजनेस इनकम है, एक आपके पास कैपिटल गेन है। एंड व्हेन आई से बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम के अंदर सारी रिजीम्स जितनी भी आपकी इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम भी आ गई, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम भी आ गई, आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम भी आ गई, ये सारी की सारी चीजें हम बिजनेस इनकम के अंदर देख लेंगे। कैपिटल गेन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हेड्स ऑफ इनकम जहां जहां जैसे जैसे आते रहेंगे, हम वैसे वैसे उन हेड्स ऑफ इनकम को रिवाइज और रिकैप करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, सिद्धार्थ तो पानी, जज़ाकल्लाह। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इनकम उसको हम रिवाइज कर लें, कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लें, और उसके बाद हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को रेफर करें, देखें कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, एंड हमें, एंड हाउ वी शुड अप्रोच दोज क्वेश्चंस, ठीक है। आज बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकैप कर लें, और हम कोशिश करके एक आध सवाल पास पेपर का आज देखें भी, प्रेफरेबली लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया हम वही देख लें, ठीक है। हम उसको स्कैन करें, हम उसको समझें, हमसे पूछा क्या जा रहा है, और हमें उसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से हमें उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हमारी कोशिश होगी। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो आज कवर कर ही लें, ताकि नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकें। सो वी आर मूविंग ऑन टू द प्रेयर्स ब्रेक। नमाज के बाद इंशाल्लाह वापसी होगी, और फिर हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारा की फोकस ये होगा कि हम सबसे पहले वो टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जिनको ज़्यादा टेस्ट करता है, और हमें पता है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कैपिटल गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्विकली हम कैपिटल गेन की पहले समरी डिस्कस करेंगे,
और उसके बाद हम बिजनेस इनकम के जितने एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, हम लोग रिकैप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। शुरुआत करते हैं बेटा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। और फिर बस कुछ छोटी मोटी डिस्कशन अभी करेंगे नमाज से पहले, फिर ज़रा नमाज का ब्रेक लेंगे। और उसके बाद हम अपनी की डिस्कशन का, की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन का आगाज कर देंगे आफ्टर द प्रेयर्स ब्रेक। कुछ तमहीदी बातें, कुछ इनिशियल बातें, और फिर इंशाल्लाह ताला हम मूव करेंगे अपने रिवीजन के ऊपर। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो बेटा, दिस इज द एग्जाम फोकस्ड क्रैश कोर्स। अब इसको तुम रिवीजन कोर्स बोल लो, क्रैश कोर्स बोल लो। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर ये क्रैश कोर्स है कि रिवीजन कोर्स है? इसको आप रिवीजन कोर्स बोल रहे हैं, इसको आप क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, बट दिस course, these sessions are specifically designed so that you can have the quick conceptual revision of the key areas, and we can also refer the past exam question based on those areas. हम उन एरियाज को रिवाइज करें और हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देखें कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से हमने अप्रोच करना है, किस तरह से हमने अप्रोच करना है, किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ठीक है। सो दीज विल बी अराउंड 8 to 10 सेशंस, और इनशाला इसमें आपका अच्छा खासा एरिया रिवाइज हो जाएगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस को हम देख पाएंगे। क्वेश्चंस को देख लेने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको आ गए, आपको उसे खुद से प्रैक्टिस करना होंगे। ठीक है। हमने क्वेश्चन देख लिए, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सेशन के अंदर, अ, लेकिन पेपर तो मैंने नहीं देना ना, पेपर तो आपने देना है। ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पास नहीं। अच्छा, क्लासेस नहीं ली हैं तो कोर्स रेलेवेंट होगा? अब देखो, मुझे नहीं पता आप लोग कितना क्विकली कोई चीज ग्रैब कर पाते हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि 10 सेशंस के अंदर समंदर का को कूजे में, समंदर को कूजे में बंद करना, जाहिर सी बात है मुश्किल होता है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट यू। उसके बाद फिर ये आपने असेस करना है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर हर कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, हर हर चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ तो देखना मुश्किल होगा। अच्छा देखो, वैसे सैटरडे की क्लास तो वीकेंड पर ही है, सैटरडे। एक क्लास मैं वीकडे में रख रहा हूँ, ट्यूसडे की। लेकिन देखते हैं, करते हैं कुछ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से देखते हैं। अगर कुछ तरतीब रीशफल हुई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन एक सेशन तो है ना सैटरडे को। ठीक है, एक थोड़ा सा ज़रा टाइम निकाल लो। सैटरडे को रखा है, ट्यूसडे को रखा है, तो ज़रा ट्यूसडे को कोशिश कर लो। ठीक है। अच्छा, नमाज से पहले हम कुछ, जी बेटा, रिकॉर्डिंग्स होंगी इन क्लासेस की। रिकॉर्डिंग्स आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल मेक यू अवेलेबल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नमाज से पहले हम कुछ प्रिलिमिनरी बातें कर लें, कुछ तमहीदी बातें कर लें, फिर एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन इंशाल्लाह नमाज के बाद हम शुरू करेंगे। अच्छा, this is a brief introduction about myself. I have been teaching these subjects, taxation, auditing, since last many years. I myself am a practicing chartered accountant. काफ़ी स्टूडेंट्स जानते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। अच्छा, सेशन एजेंडा अबाउट CFEP 5, इस पे भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है CFEP 5 क्या है, आप पेपर पढ़ रहे हैं। सिलेबस को ओवरव्यू, पेपर पैटर्न, पासिंग रेशो, रीजंस ऑफ फेलियर, तो इन सब में मेरा फोकस होगा। पेपर पैटर्न इन की एरियाज, पेपर पैटर्न इन की एरियाज, और पासिंग रेशो एंड देन रीजंस ऑफ फेलियर। ठीक है।
अच्छा, सिलेबस ओवरव्यू में आई कैप का सिलेबस डॉक्यूमेंट मैं अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कोर्स में क्या कुछ है। हमारे कोर्स में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, सर्कुलर्स हैं, सब चीज़ें हैं। इसी तरह हमारे कोर्स में सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स रूल्स, रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो मेन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट भी है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है, एफईडी एक्ट भी है। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमारे कोर्स का पार्ट है। अच्छा भाई, सी फैप 5 का एग्जाम पैटर्न क्या है? अच्छा भाई, आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा, आमतौर पर आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका एग्जाम पेपर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ हुआ होगा जिस तरह से ये स्लाइड आपको बता रही है, आमतौर पर। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो गई चीजें, मार्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे हो गई, लेकिन ये एक मैंने एवरेज एनालिसिस बनाया है पेपर पैटर्न्स को एनालाइज करके कि आपका सीफैप का एग्जाम पेपर इस तरह का होगा। ठीक है, एक उससे 20 से 25 मार्क्स का कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक उससे 20 से 25 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको कमेंट करना होगा इनकम टैक्स। नमाज ब्रेक हम करेंगे बेटा 10 से 15 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह, 10 से 11 मिनट बाद। ठीक है, कंप्यूटेशन बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, फिर एक एग्जाम का पैटर्न रहा है कि एग्जामिनर अब एक ऐसा क्वेश्चन भी देता है जिसमें आपके कमेंट्स और एनालिसिस मांगता है। ठीक है, so your in-depth understanding of the situation will help you out in drafting your answer, in commenting, in analyzing those computations। computation आपको गिवन होगी, उसमें मसले मसाइल हुए हुए होंगे, और उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपने उसके ऊपर कमेंट करना होगा, ये ठीक ट्रीटमेंट है, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, होगा तो कैसे होगा। आर यू गेटिंग दिस? एक क्वेश्चन आमतौर पर उस पर बेस करेगा। फिर आप देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन कुछ मिसलिनियस कंप्यूटेशंस होंगी, किसी मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर बेस कर रही होंगी। फिर फिर एक अल्लाह भला करे, एक मजीद क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर भी एडवाइस और कमेंट आपसे मांगे हुए होंगे। तो इसका मतलब अगर इनकम टैक्स का पोर्शन अराउंड 50-60 मार्क्स का है, इनकम टैक्स का पोर्शन अगर अराउंड 50-60 मार्क्स का है तो उसमें आधा कॉन्सेप्चुअल सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है और आधा कंप्यूटेशनल पूछा जाता है। एग्जामिनर पूरा भी कंप्यूटेशनल पूछ ले हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, वो पूरा कमेंट्स बेस्ड एनालिसिस बेस्ड पूछ ले तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। एज ए स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर एवरी क्वेश्चन विच इज बीइंग यूजुअली टेस्टेड इन एग्जामिनेशन। ठीक, टेक्निकल पेपर है, कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हैं। मसला ये होता है कि बच्चा पेपर में क्वेश्चन देख के घबरा जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीजें आपको आती होती हैं वो भी भूल जाते हैं, आपके दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपने हवासों पे काबू पाना है। ठीक है, पेपर को देख के घबराना नहीं है, अल्लाह का नाम लेके आपने पेपर शुरू करना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने एरियाज कवर किए हैं और आपने पास्ट एग्जाम की प्रैक्टिस की हुई क्वेश्चंस की। पास्ट एग्जाम की प्रैक्टिस से मेरी क्या मुराद है कि आपने 4-5 अटेम्प्ट के पेपर्स, कुछ नहीं तो 3 अटेम्प्ट के पेपर्स आपने जाने से पहले पूरे पूरे सॉल्व किए हुए। अच्छा है जितने ज्यादा किए हुए हों, क्योंकि देखो सीए फाइनल के पेपर्स कुछ लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं, 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो गई, पेपर नहीं निकल रहे। पेपर इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आपने पूरा पेपर एग्जाम सिनेरियो के अंदर अटेम्प्ट कभी पहले किया ही नहीं है, पहली दफा एग्जाम में जा रहे हो और आप अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर सीबी एग्जाम्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ट्रांजिट हुए पेपर बेस्ड से सीबी के अंदर, अब वो कुछ कभी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि सर अब सीबी में कैसे करें, एक्सेल में कैसे कंप्यूटेशन करें, टाइपिंग स्पीड हमारी स्लो है। भाई अब जो भी है तो है, और यही है, अब करना है तो यही करना है भाई। आर यू गेटिंग दिस? So now there shouldn't be any excuses for you. There shouldn't be any excuses for you. You should be prepared
properly. Okay, you should prepare yourself properly. अच्छा भाई, फिर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास सेल्स टैक्स एंड एफईडी आ जाता है। ठीक है, उसमें कुछ कभी चीजें आपसे एक्सप्लेन और एडवाइस करने को मांगी जाएंगी कि आप से वह सिनेरियो गिवन है, उसमें आज जो सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन है उस पर आप एडवाइस कर दीजिए। 20 से 25 मार्क्स का आपको एक कंप्यूटेशनल क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक है, 5 to 10 मार्क्स का आपको टैक्स एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो ये एक जनरल एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि पेपर ऐसे ही आएगा, एग्जामिनर की मर्जी वो कैसे भी दे दे। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी सिनेरियो, एवरी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। कि भाई अगर अगर तो कमेंट्स आपका, एनालिसिस, कमेंट्स, एडवाइजिंग ये आपकी वीकनेस है, तो आप यूं सोचो यही आया जाएगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ बेस्ट फॉर दैट। ठीक। अच्छा भाई, फेलियर के रीजंस क्या हैं, कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर हैं क्या सिलेक्टिव स्टडीज? कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिए, बाकी छोड़ दिए, और इस आस पे कि बस इसी से पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, कोर्स बहुत बड़ा है, कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन कम से कम वो टॉपिक्स जो पास पेपर में बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, एक दफा भी आया है, आप उसको मत छोड़ो। यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रीवियस पास्ट एग्जाम पेपर्स विथ यू। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बहुत सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं। कम से कम वो वाले क्वेश्चंस तो कवर करो, वो सिनेरियोस तो कवर करो, वो कंटेंट तो कवर करो। ठीक है। देन, ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंस एंड ओपन बुक पॉलिसी। ओपन बुक पॉलिसी आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। कुछ जगहों पर हेल्प करेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। हर जगह पर यह सोचना कि ओपन बुक पॉलिसी मुझे हेल्प कर देगी, ये आपकी खाम ख्याली है। ठीक है, ओपन बुक पॉलिसी से हेल्प लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, किस सेक्शन में लिखी हुई है, और आप उस वक्त रियल टाइम बेसिस पर एग्जाम में ऑर्डिनेंस खोलकर उस सेक्शन को इंटरप्रीट नहीं करोगे, उसका मतलब समझने नहीं बैठोगे। अनटिल एंड अनलेस आपने पहले से उसको पढ़ा हुआ है, पहले से उसका मतलब समझा हुआ है, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अब एग्जाम में बैठकर उसको इंटरप्रीट करके समझने की कोशिश अगर करोगे तो ये आपकी बेवकूफी है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, रेट्स कहाँ हैं, किस तरह से ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। सेल्स टैक्स के शेड्यूल्स में आपने आइटम्स को पढ़ा हुआ हो, ताकि आपके जहन में हो कि कौन सा आइटम किस शेड्यूल में फॉल कर रहा है। ठीक है, ऑर्डिनेंस अवेलेबल होगा, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं, और दैट्स एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, लेकिन इस एडेड एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन कम करके जाएंगे। नहीं, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। आपने जब अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपने सारे शेड्यूल्स को गो थ्रू करना है प्रॉपरली। आर यू गेटिंग दिस? लैक ऑफ पेपर टेक्निक, पेपर को हल किस तरीके से करना है, पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसकी टेक्निक है, जाहिर सी बात है। आपको उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसकी टेक्निक है, उसको आपने अप्लाई करना है, और वो एप्लीकेशन में आप परफेक्ट कैसे होंगे, विद प्रैक्टिस। सो द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 पेपर्स पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको सवाल आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो आप गलतियां कर रहे हो, आपको लग रहा हो आप रबिश लिख रहे हो, डू अटेम्प्ट। पहले पेपर में आपको लगेगा कि यार ये मैं कैसे टैकल करूं, मैं तो सही लिख ही नहीं पा रहा, मैंने सवाल ही गलत कर दिया, कोई मसला नहीं है, दोबारा जब दूसरा पेपर आप करोगे तो वो ठीक कर लोगे। आर यू गेटिंग दिस? सो डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन। क्या मैं आपको नजर आ पा रहा हूं? कैन यू सी मी, डियर स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा भाई, आंसर प्लानिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स, ये सारी बातें उसी में कवर हो गई हैं। फेलिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल गिवन या हिडन इश्यूज,
अच्छा, कुछ इश्यूज तो नजर आ रहे होंगे, पॉइंट में उस पर रोशनी डाल दी गई होगी। कुछ इश्यूज कंप्यूटेशन में हिडन भी होते हैं, ठीक है। तो आपने कंप्यूटेशन जो गिवन हो उसको भी ठीक से एनालाइज करना है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको भी ठीक से एनालाइज करना है। देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द रियल प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द सिनेरियो, ठीक है। टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती तो भी आप फंस जाते हैं। आदत रही पेपर को हाथ से लिखने की, सारे पेपर्स मिसाल ले रहा हूं मैं, आपने आई कैप के दिए, पेपर बेस्ड एग्जाम्स थे, पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट। अब सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ कि सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट इज इजियर देन पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट में पेपर दिए हैं, और वो मुझे पता है, जिन्होंने दोनों एनवायरनमेंट पेपर दिए हैं, सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट आपको ज्यादा इजी लगता है या पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट आपको ज्यादा इजी लगता है? माई एनालिसिस इज सीबी बेस्ड एनवायरनमेंट इज कन्वीनियंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट, ओवर रनिंग ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट, किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बाकी को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये प्लीज मत करना, ठीक है। इग्नोरिंग एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स को रीड कर लिया करो, सेहत के लिए मुफीद है, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर। सो ये सेशन के शुरू में डिस्कस करने और बताने का मकसद ये है कि वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज रीजंस ऑफ फेलियर। If you'll avoid these reasons, inshallah, we will try to avoid these reasons. Inshallah, we will be able to pass this exam conveniently. ठीक है। Now we are moving on towards the prayers break. नमाज के बाद हम कुछ की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और हमारा रिवीजन स्टार्ट ही होगा बिजनेस इनकम से, ठीक है। बिजनेस इनकम से हम रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। सबसे दो इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ इनकम जो आपके पास हैं, बिजनेस इनकम है, एक आपके पास कैपिटल गेन है। एंड व्हेन आई से बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम के अंदर सारी रिजीम्स जितनी भी आपकी इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम भी आ गई, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम भी आ गई, आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम भी आ गई, ये सारी की सारी चीजें हम बिजनेस इनकम के अंदर देख लेंगे। कैपिटल गेन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हेड्स ऑफ इनकम जहां जहां जैसे जैसे आते रहेंगे, हम वैसे वैसे उन हेड्स ऑफ इनकम को रिवाइज और रिकैप करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, सिद्धार्थ पानी, जजाक, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इनकम उसको हम रिवाइज कर लें, कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लें, और उसके बाद हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को रेफर करें, देखें कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, एंड हमें एंड हाउ वी शुड अप्रोच दोज क्वेश्चंस, ठीक है। आज बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकैप कर लें, और हम कोशिश करके एक आध सवाल पास पेपर का आज देखें भी, प्रेफरेबली लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया हम वही देख लें, ठीक है। हम उसको स्कैन करें, हम उसको समझें, हमसे पूछा क्या जा रहा है, और हमें उसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से हमें उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हमारी कोशिश होगी। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो आज कवर कर ही लें, ताकि नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकें। सो वी आर मूविंग ऑन टू द प्रेयर्स ब्रेक। नमाज के बाद इंशाल्लाह वापसी होगी, और फिर हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे, ठीक है बेटा। सो अच्छा बेटा, हम अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारा की फोकस ये होगा कि हम सबसे पहले वो टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जिनको ज़्यादा टेस्ट करता है, और हमें पता है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कैपिटल गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्विकली हम कैपिटल गेन की पहले समरी,
डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बिजनेस इनकम के जितने एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, हम लोग रिकैप करेंगे। अच्छा भाई, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। मैं बेयर एक्ट भी अपने पास खोल लूँ, ताकि मुझे अगर कोई चीज़ उसमें से रेफर करनी हो, आई कैन डू इट इजीली। अच्छा बेटा, कैपिटल गेन टैक्सेशन की समरी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है और मैं आप लोगों को नज़र भी आ रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। राइट। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्सेशन की क्विक समरी हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्सेशन के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि कैपिटल गेन अराइज कब होता है। कैपिटल गेन अराइज होता है जब कैपिटल एसेट डिस्पोज होता है। जब कैपिटल एसेट क्या होता है? डिस्पोज होता है। ठीक है। कैपिटल एसेट बिकेगा तो कैपिटल गेन आएगा या कैपिटल लॉस आएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की? चलिए, सबसे पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहती है कि सब कुछ कैपिटल एसेट है। सब कुछ कैपिटल एसेट में शामिल है। अब चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस प्रॉपर्टी हो, सबसे पहले डेफिनेशन सब चीजों को अपने अंदर समो लेती है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। फिर एक एक करके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एक्सक्लूड करती जाती है चीजों को। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें डिटेल के अंदर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये इसकी एक समरी है, ये एक समराइज्ड वर्जन है जो हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूजन्स, क्या चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं उस सारे एसेट्स में से, चाहे वो पर्सनल एसेट्स हो, बिजनेस एसेट्स हो, उस सारे एसेट्स में से क्या चीज एक्सक्लूड हो जाती हैं? स्टॉक इन ट्रेड। एक सेकंड दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा सिर्फ बेटा। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि इसका डिस्पोजल बिजनेस इनकम में जाता है। एसेट्स एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, आमतौर पर जिनका गेन बिजनेस इनकम में जा रहा होता है। सही। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स का जो गेन होता है वो आमतौर पर कैपिटल रिसीट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ एसेट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली जिनका डिस्पोजल एज पर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, ये कैपिटल गेन में चार्जेबल टू टैक्स होता है, जिसमें हमारे पास पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, स्टैम्प्स, कॉइन्स, मेडालियंस, एंटीक्स, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होता है? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। अच्छा भाई, फिर डिस्पोजल की डेफिनेशन है वो आपको आती है, एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आते हैं, कॉस्ट कैसे कंप्यूट होती है वो इतनी भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस बात नहीं है। कंसिडरेशन किसे कहते हैं? भाई कंसिडरेशन किसे कहते हैं? जो पैसे डिस्पोजल के ऊपर आपको मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो सेल हो, डिस्पोजल के अंदर सेल भी आ जाता है, डिस्पोजल के अंदर सेल भी आती है। डिस्पोजल का वर्ड बहुत लिमिटेड नहीं है, इट्स अ वाइड टर्मिनोलॉजी, इसमें सेल भी आ जाएगी, कैंसल, डिस्ट्रॉयड, एक्सचेंज, लॉस्ट, हर चीज। इसी तरह कंसीडरेशन रिसीव की टर्मिनोलॉजी भी बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत वाइड है, इसमें हर वो चीज आ जाएगी। बेचने से जो पैसे मिले वो भी आ जाएगी। अगर एसेट आपका डिस्ट्रॉय हो गया, उससे आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, जुडिशियल डिसीजन के तहत आपको कोई सेटलमेंट मिल रही है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपके पास कंसीडरेशन रिसीव्ड का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अच्छा भाई, अब ब्रॉडली स्पीकिंग कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट की तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं, तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है सिक्योरिटीज, जो हमारे पास जाती हैं सेक्शन 37A में। फिर है हमारे पास
इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और फिर हमारे पास आता है ऑल अदर कैपिटल एसेट्स। ठीक है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है लैंड। चलो, सिक्योरिटीज की बात में बाद में करता हूँ, बल्कि सिक्योरिटीज की बात हम कर लेते हैं पहले, कोई इशू की बात नहीं है। सेक्शन 37 के अंदर हमारे पास सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज की एक डेफिनेशन, वो आप लोगों ने रेफर कर ली। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। एक दो बातें करूंगा मैं, मिसाल के तौर पर गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की एक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज हैं, क्राइटेरिया मीट कर जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। उसमें से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, या वो कंपनी जिसकी 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी जिसकी 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन कंपनी के पास हो, सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, जिसकी 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के अंदर फॉलो करते हैं। ये जो गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी है, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। वाउचर्स ऑफ पीटीसी, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ ईटीएफ, ये सारे आ जाते हैं सेक्शन 37 के अंदर। मैंने एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, ये चार्जेबल टू टैक्स होता है एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये आपके नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनता। सही है? अच्छा, इसके रेट्स क्या है आ जाएंगे सामने आपके। लैंड, लैंड भी कैपिटल एसेट है, क्योंकि आपको याद होगा कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से अगर आप गौर कर लें, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर से हमने पहले सारे एसेट्स को डाला कैपिटल एसेट डेफिनेशन में, फिर हमने इसमें से किसको निकाल दिया, हमने पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को निकाल दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं निकाला। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट का पार्ट ही है। ठीक है, जब इमूवेबल एसेट कैपिटल एसेट का पार्ट ही है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट का पार्ट ही है, तो हमने कहा लैंड क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या इमूवेबल एसेट है, हमने कहा जी ये कैपिटल एसेट का पार्ट है। क्या ये डेप्रिशिएबल होता है, लैंड, लैंड डेप्रिशिएबल नहीं होता, ये हमेशा कैपिटल एसेट ही होगा। ठीक है, पर्सनल लैंड है तो भी, बिजनेस लैंड है तो भी। इसका डिस्पोजल जाएगा कैपिटल गेन में। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर तो है ये पर्सनल, तो ये है कैपिटल एसेट। अगर तो है ये बिजनेस की प्रॉपर्टी, यानी कि बिजनेस का एसेट है, बिजनेस ने अपने पैसों से बनाया है, बिजनेस की सेविंग्स ने, बिजनेस की सेविंग्स से बिजनेस ने कम, अब वो बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकता है, एपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, उसने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, फ्लैट एक्वायर किया है, बनाया है।
अच्छा भाई, एम्प्लॉय के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बिजनेस बना सकता है फ्लैट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी फ्लैट्स। अगर बिजनेस ने बनाया है तो अब दोनों केसेस हो सकते हैं। केस वन, ये डेप्रिशिएबल भी हो सकता है। अगर ये डेप्रिशिएबल है तो ये है बिजनेस एसेट, इसका गेन जाएगा बिजनेस इनकम में, जो कि होगा टैक्सेबल अंडर एनटीआर। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल है तो ये हो जाएगा कैपिटल एसेट, और इसका गेन और लॉस जाएगा कैपिटल गेन में, जो कि होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ऑल अदर कैपिटल एसेट्स, these will be chargeable to tax under the capital gain, और ये सारे के सारे चार्जेबल टू टैक्स होंगे अंडर एनटीआर। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप में से किसको इसमें प्रॉब्लम है। कौन सी चीज कैपिटल गेन में जाएगी, कौन सी चीज कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, कौन सी सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, कौन सी एनटीआर में जाएगी, किसको इसमें प्रॉब्लम है। ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है। ग्रेट। टैक्सेबल एज a सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, रेट्स डिपेंड ऑन होल्डिंग पीरियड एंड प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है। सिक्योरिटीज, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको पहले बता चुका। टैक्सेबल एज a सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बात हो चुकी। अदर एसेट्स ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता है, ठीक है। अच्छा भाई। और जो भी गेन होगा वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है। 100% गेन टैक्सेबल होगा, और 50% रिडक्शन जो पहले हुआ करती थी 2 साल पहले वो खत्म हो चुकी, टैक्स ईयर 2023 से वो खत्म हो चुकी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करते हैं, वो रेट्स आप लोग ऑर्डिनेंस से रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान शाह कह रहे हैं नॉट डेप्रिशिएबल कब होगा। आज आ जाता हूं मैं इधर, इधर आ जाता हूँ। कौन सा बेटा, किस कौन से वाले आप पूछ रहे हो, नॉन डेप्रिशिएबल कब होगा? ये वाला? उस्मान, क्या आप ये वाला केस पूछ रहे हैं मुझसे? अच्छा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल केस है। अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट बिजनेस ने अक्वायर किया और उसको सेम ईयर के अंदर डिस्पोज कर दिया तो वो नॉन डेप्रिशिएबल होगा। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बिजनेस ने अक्वायर किए फ्लैट्स, जिसमें उसको अपने एम्प्लॉयज को देने थे, एम्प्लॉयज के लिए अक्वायर किए। जिस साल अक्वायर किए उसी साल बेच दिए, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन बुक होगी? आंसर इज नो। जब उस पर डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगी तो उसका जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। उस्मान, क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? अच्छा भाई, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर में सब पे 15% लगेगा, ठीक है। जो बिफोर 30 जून 2024 वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब चाहे वो
लैंड हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, अगर लेस देन 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड है सब पे 15 लगेगा। 1 से 2 ईयर से ओपन प्लॉट पर 12.5, कंस्ट्रक्टेड पे 10, और ये सारे रेट्स आपके सामने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो अक्वायर हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर 1 जुलाई 2024, तो लेस देन, ग्रेटर देन, अल्लाह भला करे, जो भी होल्डिंग पीरियड हो 15% लगेगा। 15% का टैक्स रेट लगेगा। और अगर और अगर शाबाश। ये 15% का टैक्स लगेगा। और जो नॉन फाइलर्स, ठीक है, उनके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट्स के ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा भाई, कैलकुलेशन बेसिस एफबीआर वैल्यू, ठीक है, एफबीआर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। एफबीआर वैल्यू को यूज करते हुए गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाला जाएगा। ठीक है। कंसीडरेशन हायर ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमबी। एफएमबी क्या होगी भाई? एफएमबी डिटर्मिन्ड बाय एफबीआर, और एफबीआर वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम प्रोविंशियल स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स ले लेंगे। ठीक है भाई। विद होल्डिंग टैक्स सेलर के ऊपर कौन सा लगता है? सेक्शन 236 सी का लगता है। सही है। अल्लाह भला कर दे। जो फाइलर के रेट्स हैं वो आपको पता है कौन से हैं, 3.54। और अल्लाह भला कर दे, अगर लेट फाइलर्स हैं तो उसके ऊपर रेट डबल हो जाते हैं, नॉन फाइलर है उसके ऊपर रेट 10% हो जाता है। ये सारे के सारे रेट्स आप फर्स्ट शेड्यूल में रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। परचेज के ऊपर भी विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। वही कॉन्सेप्ट है लेट फाइलर्स का, नॉन फाइलर्स का। ठीक है। कैश में क्या परचेज कर सकते हैं? अगर तो एफएमबी 5 मिलियन से ज्यादा की है तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश में परचेज नहीं कर सकते। अगर की तो लॉ कहता है आपकी पिटाई होगी। पिटाई कैसे होगी? कॉस्ट अलाउ नहीं होगी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। जब आप सेल करोगे तो पूरा के पूरा सेल प्रोसीड्स आपका कैपिटल गेन या गेन ऑन डिस्पोजल ट्रीट हो जाएगा, और पेनल्टी लगेगी वो अलग। फिर एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 7E का, डीम्ड इनकम का। डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट ये है, सेक्शन 7E का डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए के पास 10 इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो लॉ ये कहता है कि हम उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी को आप अपनी मर्जी से एक्सक्लूड कर लो। फिर बिजनेस जिसके ऊपर आप कर रहे हो उन प्रॉपर्टीज को आप एक्सक्लूड कर लो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। फिर कोई अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर दी हुई है जिससे रेंट वगैरह आ रहा है उसको आप एक्सक्लूड कर लो। इसके ऊपर एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप एक्सक्लूड कर दो मिसाल के तौर पर। तो एक्सक्लूड 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 कर दो। फिर देखो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी बचती हैं। फिर जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी रिमेनिंग होंगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंबाइन कर लो, और ये चेक कर लो कि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 25 मिलियन से ज्यादा, 25 मिलियन या उससे ज्यादा तो नहीं बन रही। ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? अगर तो नहीं बन रही तो ठीक है। लेकिन अगर 25 मिलियन, ये 25 मिलियन से ज्यादा बनती है, तो हमने कहा कि फिर इस ये डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। ये को आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया। सिक्योरिटीज की बात हम पहले ही कर चुके हैं। सिक्योरिटीज का जो डिस्पोजल होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, फीफो बेसिस के ऊपर रेट्स। अब 1 जुलाई के बाद जो भी सिक्योरिटी एक्वायर की जाएगी उसके ऊपर 15% का टैक्स रेट लगेगा। ठीक हो गई बात। और जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर वही प्रोग्रेसिव रेट्स लगेंगे। अच्छा भाई। अ, फिर कुछ स्पेसिफिक रेट्स हैं फॉर डेट सिक्योरिटीज, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह। लॉस एडजस्टमेंट्स के कुछ उसूल हैं। सही है। कि 37 कैपिटल गेन का जो लॉस है वो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसलिए मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है। अच्छा भाई, 8th शेड्यूल के हिसाब से एनसीसीपीएल कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है।
एक्सेप्शंस किसकी हैं, वो लिख दी गई हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वगैरह। अच्छा भाई, फिर इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी बात ऐसी है जो मोटी डिस्कस करने वाली है। अच्छा भाई, एक कौन सा, अच्छा, नॉन रिकग्निशन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन रिकग्निशन रूल वो रूल है कि जिस ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है कि जिसमें कोई गेन या लॉस रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। जिसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है आपकी, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउस अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एसेट ऑन डेथ टू एग्जीक्यूटर, रीजन ऑफ गिफ्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं नॉन रिकग्निशन रूल के, जिसमें कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज नहीं होगा। अच्छा, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल एक्सप्लेन कर दूं? चलो ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, ये मैं देख लूं और क्या चीजें हैं, फिर मैं इसके एंड के ऊपर ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड एंड बोनस शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड्स इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी किसी भी सूरत में हो, अगर उस वो डिवेंचर की सूरत में हो, तो भी वो डिविडेंड है। अब आप कह सकते हैं कि सर, डिविडेंड डिवेंचर की सूरत में कैसे हो सकता है? भाई मिसाल के तौर पर मैंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था, मैंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की जगह डिवेंचर दे दी। डिवेंचर 1 साल के बाद मिसाल के तौर पर मेरे पास पुट इन करते हैं और मुझसे कैश लेके चले जाते हैं, तो वो जो डिवेंचर था वो उनका एसेट है, मेरी लाइबिलिटी। बस ये मसले की बात नहीं, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने डिवेंचर इशू कर दी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के मेंबर ने लोन लिया है कंपनी से, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी से लोन लिया है, तो वो भी क्या ट्रीट हो जाएगा? डिविडेंड ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड की टैक्सेशन, ठीक है भाई, कुछ रिड्यूस्ड रेट्स हैं, और जो नॉर्मल रेट्स हैं वो 15 है, कुछ स्पेशल रेट्स हैं 7.5, 25, ठीक है। अच्छा भाई, बोनस शेयर्स अगर इशू हो रहे हैं, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो बोनस शेयर्स चार्जेबल टू टैक्स होंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 10% का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा एक्टिव और 20% का नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से। किस वैल्यू पर? डे एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, ठीक है। टैक्स विल बी फाइनल टैक्स कॉस्ट, कैपिटल गेन टैक्स पर्पस के लिए क्या लेंगे? वैल्यू ऑन विच द टैक्स वाज कलेक्टेड। कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, नहीं टच करेंगे। अच्छा, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, एग्जामिनर के सॉल्यूशन के अंदर ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया गया, इट सीम्स टू बी एन एरर। एग्जामिनर ने एवरेज आउट किया है जहां तक मुझे याद पड़ता है, जबकि इसको एवरेज आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पेशल डिविडेंड किसको कहते हैं? स्पेशल डिविडेंड, कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए कैश नहीं है, कंपनी ने अपने एसेट्स में झांक के देखा, उसके पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे, और वो दूसरी कंपनी के शेयर्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मिसाल के तौर पर लकी सीमेंट को डिविडेंड देना है, लकी सीमेंट को 15 रुपए का डिविडेंड देना, उसके पास कैश नहीं पड़ा, लेकिन पीटीसी के शेयर्स पड़े। पीटीसी की शेयर्स की वैल्यू भी 15 रुपए है, उसने हर शेयर होल्डर को एक पीटीसी का शेयर पकड़ा दिया। तो हमने कहा डिविडेंड तो है ये, लेकिन ये स्पेशल डिविडेंड है, कैश डिविडेंड नहीं, इसे हम स्पेशल डिविडेंड, बोनस इशू भी नहीं, ये स्पेशल डिविडेंड। क्या ये बात आपको समझ आती है? यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आती हैं? मोटी मोटी बातें हमने कैपिटल गेन में कर ली, इसके अलावा अगर कोई चीज क्वेश्चन के अंदर अपेयर होगी, नजर आ रही होगी हमको, तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मोटी बातें हमने कैपिटल गेन की डिस्कस कर ली, क्विकली समराइज कर ली हमने। एक चीज एक स्टूडेंट ने पूछी है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा और किसी के कोई सवाल है तो मुझसे वो भी पूछ लें, ताकि मैं बिजनेस इनकम पे मूव कर जाऊँ। वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड एंड टैक्स स्वैप सेल। अच्छा भाई, वॉश सेल किसे कहते हैं? वॉश सेल इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास मल्टीपल सिक्योरिटीज हैं। अच्छा, मैं इसका एक्चुअल लॉ खोल लूं ताकि आपको और बेहतर तौर पर समझा सकूं।
अच्छा भाई, तो बेटा ये आपने मुझसे सवाल पूछा वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, हैंडआउट को ओपन कर लिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वॉश सेल किस चीज को कहते हैं, वॉश सेल क्या सिचुएशन है? अच्छा, ये तीनों सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें कैपिटल लॉस की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं हो। रेगुलेटर आपको कैपिटल लॉस की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करेगा। वॉश सेल है क्या? वॉश सेल ये है, मिसाल के तौर पर किसी इन्वेस्टर के पास दो सिक्योरिटीज पड़ी हुई, दो कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, मिसाल ले रहा हूं मैं। एक पड़ा हुआ है पीटीसी का शेयर पड़ा हुआ है, एक एंग्रो का शेयर पड़ा हुआ है। ठीक है। चलो, टाइम गुजरा, एंग्रो के शेयर के अंदर उसको कैपिटल, आज अगर वो डिस्पोज करता है, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद एंग्रो के शेयर के अंदर उसको गेन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, शेयर बढ़ गया। पीटीसी का शेयर कम हो गया, एंग्रो का शेयर बढ़ गया। उसका जो पोर्टफोलियो था, एंग्रो के शेयर का जो पोर्टफोलियो था, मिसाल के तौर पर 20 लाख के शेयर्स लिए थे, वो हो गए 40 लाख, 45 लाख, 25 लाख का गेन आ रहा है। अब 25 लाख के ऊपर अगर वो कैपिटल गेन टैक्सेशन की परसेंटेज लगाता है तो कैपिटल गेन काफी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। पीटीसी के शेयर्स हैं, पीटीसी के शेयर्स ऑन द अदर हैंड नीचे हो गए, और पीटीसी के शेयर्स के ऊपर उसको 20 लाख का लॉस हो रहा है अगर वो आज बेचेगा। एंग्रो के शेयर्स बेचेगा तो 25 लाख का गेन आ रहा है, पीटीसी के शेयर्स बेचेगा तो उसको 20 लाख का लॉस आ रहा है। तो अब इन्वेस्टर ने सोचा कि मैं एंग्रो के शेयर्स बेचूंगा तो इतना मुझे कैपिटल गेन टैक्सेशन देना पड़ेगा, क्यों ना मैं एक काम करूं, एंग्रो के शेयर्स बेचूं, उस पर गेन आ जाएगा, साथ में मैं पीटीसी के शेयर्स भी बेच देता हूँ, हालांकि उसको बेचने नहीं है, उस पर तो लॉस आ रहा है, उसको उसको लॉस आ रहा है, उसका दिल तो नहीं चाह रहा बेचने का, लेकिन उसने कहा चलो मैं बेच देता हूँ। एंग्रो के शेयर्स पे गेन आ जाएगा, पीटीसी के शेयर्स पर लॉस आ जाएगा, गेन और लॉस नेट ऑफ हो जाएगा, मेरा कैपिटल गेन टैक्सेशन नहीं लगेगा या बहुत ही कम लगेगा। फिर मैं क्या करूंगा, अगले दिन पीटीसी के शेयर दोबारा खरीद लूंगा। वो कौन से भागे जा रहे हैं, वो तो नीचे ही जा रहे हैं, हो सकता है अगले दिन शायद मुझे 25 पैसे कम पे मिल जाए। ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसने इस तरह से अपने कैपिटल गेन टैक्स को अवॉइड भी कर लिया, और पीटीसी के शेयर्स वापस परचेज करके अपना पोर्टफोलियो भी सेम कर लिया उसने। ठीक है। तो रेगुलेटर क्या कह रहा है, वेयर कैपिटल लॉस इज रियलाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर is preceded or followed in 1 month period by the purchase of the same security by the same investor, तो वो लॉस रियलाइज नहीं होगा। टैक्स स्वैप सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसमें मिसाल के तौर पर एंग्रो है और पीटीसी है, अब वो पीटीसी को बेचकर सेम शेयर नहीं खरीद रहा ताकि वॉश सेल की इंप्लीकेशन ना आए। वो पीटीसी की जगह कोई और टेलीकॉम कंपनी का, किसी और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी का शेयर खरीद लेता है और अपना पोर्टफोलियो सेम इंडस्ट्री में रखता है, सेम रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो रहता है उसका, ये भी अलाउड नहीं है। अच्छा, टैक्स स्वैप सेल के अंदर 1 मंथ का जिक्र नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहां पर भी ये जो 1 मंथ का पीरियड है वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। क्रॉस ट्रेड इज बेसिकली नॉट एन एक्सटर्नल सेल, क्रॉस ट्रेड सेल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर अगर अपने ही दो रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस के बीच में सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करता है और आर्टिफिशियल लॉस रियलाइज करता है, तो ये लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लॉस रियलाइज नहीं है, ये लॉस अलाउ नहीं होगा। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन था, क्यूरी थी मोहम्मद शाफे, क्या ये आपको समझ आ चुका है? ये तीनों लॉस एडजस्टमेंट्स अलाउ नहीं होंगी। गुड। ठीक है बेटा, तो ये कैपिटल गेन को हमने समराइज कर लिया, कैपिटल गेन की हमने समरी देख ली। अब हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकैप करेंगे, बिजनेस इनकम के कॉन्सेप्ट को हम क्विकली रिकैप करेंगे। तो बस मैं पानी पी लूँ, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन अबाउट बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के अंदर हम सेक्शन 21 की भी डिस्कशन करेंगे, एफटीआर एमटीआर के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इनकम एक बहुत मेजर पोर्शन है आपके टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का। और आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, जो कमेंट्स वाले भी क्वेश्चन हैं, वो बिजनेस इनकम के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास ग्रुप रिलीफ, टैक्सेशन एज अ सिंगल फिस्कल यूनिट, थिन कैपिटलाइजेशन, लॉसेस, सारी चीजें आती हैं।
वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन बिजनेस इनकम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिक्सअप हो जाती हैं, जो मिक्सअप हो जाती हैं, जो परेशान करती हैं। ठीक है। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्विकली गो थ्रू करते हैं। आज मेरे ख्याल में हम इनको शायद गो थ्रू ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम। फिर 8:45 ईशा की नमाज हो जाएगी, ईशा की नमाज हो जाएगी, ईशा की नमाज के बाद 9, 9:15 हो जाएंगे। तो आज हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आज हम सारे की एस्पेक्ट्स को क्विकली गो थ्रू कर लें। ठीक है। ताकि जो ट्यूसडे वाला हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखें, लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी देखें, उससे लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी देख लें। कम से कम हम नेक्स्ट सेशन के अंदर 3 क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम पेपर के जरूर देख लें। ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद, अच्छा भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई भी बिजनेस, अच्छा बिजनेस इंडिविजुअल भी कर सकता है, एओपी भी कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है, लेकिन हमें पता है कि सीए फाइनल के अंदर कंपनी से रिलेटेड सिनेरियो, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सी इंटर की बात करूं वहां पर इंडिविजुअल एओपी के सवाल ज्यादा होते हैं। सी फाइनल की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कंपनी के होते हैं, कभी एओपी और एओपी का भी आ जाता है, इंडिविजुअल के ना होने के बराबर। ठीक है। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एओपी हो, चाहे कंपनी हो, बिजनेस करेंगे प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, किसी भी तरह का हो, बॉटम लाइन प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स के ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 1, डिवीजन 2, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। एओपी है डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ये एओपी के रेट्स हैं। ठीक है। और अगर कंपनी है तो कंपनी के ऊपर 29% का रेट लगता है। अच्छा भाई, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लीजिंग कंपनी है वो लीजिंग बिजनेस करेगी, उसका बिजनेस है। ठीक है भाई। कोई भी बेनिफिट हो, परक्विजिट हो फ्रॉम बिजनेस रिलेशनशिप, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप, जैसे सैलरी के हेड में था कि कोई भी परक्विजिट हो, बेनिफिट हो बाय वर्च्यू ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, इसी तरह यहाँ पर है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप। तो बिजनेस रिलेशनशिप से कोई भी परक्विजिट बेनिफिट मिल रहा है वो बिजनेस इनकम में ही काउंट होगा। फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि अगर स्पेसिफिक एसबीपी की स्कीम के तहत अगर प्रॉफिट ऑन डेट का वेवर है तो वो भी बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगा। मैनेजमेंट फी अगर कोई मैनेजमेंट कंपनी अर्न कर रही है इंक्लूडिंग मुतावा मैनेजमेंट कंपनी, ये उसका बिजनेस इनकम है, उसका प्रॉफिट है, उसकी बिजनेस इनकम है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट इनकम जो वो अर्न करते हैं वो उनकी बिजनेस इनकम है, वो आईएफओएस में नहीं जाएगी, वो बिजनेस इनकम में जाएगी। चलो, टैक्स का उसूल क्या है? रियल प्रॉफिट्स टैक्सेबल होते हैं, नोशनल गेन्स या नोशनल प्रॉफिट्स टैक्सेबल नहीं होते। अच्छा भाई, डिडक्शंस, क्या एक्सपेंसेस अलाउ होंगे किसी भी बिजनेस को? कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे? देखा, वो एक्सपेंसेस अलाउ होंगे विच आर होली इनकर्ड, एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। वेरी सिंपल। फिर सेक्शन 20 में एक बात लिखी हुई कि अगर तो एनिमल्स यूज हुए हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, नॉट एज अ फिक्स्ड एसेट, एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो कोई मसला ही नहीं है। कोई भी एनिमल है अगर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, वो सेल हुआ, तो कोई मसले की बात नहीं है, पीएनएल के अंदर उसका एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तहत चला जाता है। मसला कब आता है? जब एनिमल्स आप यूज करते हो एज अ फिक्स एसेट, एज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग बिजनेस, अब डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर बफेलोज यूज हो रही है, एक एक बफेलो 8-8 लाख रुपए की। बफेलो डेप्रिशिएट भी नहीं हो सकती कि उसका एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। तो क्या होगा? अब जब वो बफेलो परमानेंटली यूजलेस हो जाएगी, ठीक है, मिल्किंग लाइफ खत्म हो जाएगी, तो जो भी उसके कैरकैसेस के ऊपर वैल्यू रियलाइज होगी, उसके मिसाल के तौर पर उसकी मिल्किंग लाइफ खत्म हो गई, हमने काट पीट के उसका गोश्त बेच दिया कसाई को, जो भी पैसे आएंगे, अब हमने कहा उस वक्त जब वो पैसे रियलाइज होंगे तो जो भी एक्सपेंस है वो उसका पीएनएल में जाएगा। 8 लाख की बफेलो थी, मिल्किंग लाइफ खत्म होने के बाद हमने उसको
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, कुर्बान कर दिया, गोश्त हमने कसाई को बेच दिया, 50,000 का गोश्त बिक गया, 9 लाख की कॉस्ट थी, 9 लाख माइनस 50,000, जो भी एक्सपेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा जब वो उसके कैरकासेस रियलाइज। ठीक है। जो भी एसेट्स पर से जो परचेज होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, या क्या है भाई, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, हमने कहा वो भी डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज होगा। ठीक। अच्छा भाई, एमलगमेशन की जो कॉस्ट होगी, एमलगमेटेड कंपनी की जो कॉस्ट आती है, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, ये एक्सेप्शन है। देखा जाए तो ये भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, कमेंसमेंट से पहले पहले ये सारी कॉस्ट आ जाती है, तो देखा जाए तो ये भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में फॉल करती है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में फॉल कर जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से भी पहले वाले एक्सपेंस में फॉल कर जाती है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हुआ करते लॉ के तहत, लेकिन अमलगमेटेड कंपनी के लिए ये एक एक्सेप्शन है, उसके लिए ये एक्सपेंस क्या है, डिडक्टेबल है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर एन अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है। कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हो, एनी टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, वो अलाउ नहीं होगा, जैसे इनकम टैक्स, सुपर टैक्स वगैरह। और लेकिन ऐसे टैक्सेस जो प्रॉफिट्स पर बेस नहीं करते वो डिडक्टेबल होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी पे की, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, कोई बिजनेस प्रीमिसेस के ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया, व्हीकल का टैक्स पे कर दिया। ठीक है। WWF WPPF अलाउ होते हैं बट एज डिडक्टेबल अलाउंसेस। ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट है, सेक्शन 153 के तहत कोई विदहोल्डिंग एजेंट है, तो क्या उस पर विदहोल्डिंग जरूरी है? हमने कहा जी जरूरी है, अगर वो विदहोल्डिंग नहीं करेगा तो उसे एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैंने कोई चीज सेल की, जिसको सेल की वो विदहोल्डिंग एजेंट है, उसने विदहोल्डिंग करके मुझे पेमेंट दे दी। ठीक। लाख रुपए की मैंने सेल कर दी, 5.5% की विदहोल्डिंग कर ली और मुझे पेमेंट दे दी। जो मेरा टैक्स विदहोल्ड हुआ, जो पैसे मुझे कम मिले, क्या वो मेरा एक्सपेंस है? लॉ कहता है नहीं, ये आपका क्या है, एडवांस टैक्स पेमेंट है, जो कि एडजस्ट होगी अगेंस्ट फाइनल लायबिलिटी। अगर तो मैंने किसी को पेमेंट की, ये केस कौन सा है? ये केस वो है कि मैंने किसी को सेल की, मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है, मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है टैक्स कट के, जो पैसे कम मिले वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, मेरा एडवांस टैक्स है। ये उसका वाइस वर्सा केस है। मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैंने परचेजिंग करी है, कंपनी ए हूं मैं, मैंने परचेजिंग करी है, मैं पेमेंट कर रहा हूं। अब उस पेमेंट के करते वक्त मुझे विदहोल्डिंग करना पड़ेगी। अगर मैंने अगर मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूं तो मुझे विदहोल्डिंग करना पड़ेगी, कंपनी विदहोल्डिंग मुझे एजेंट होती है, मुझे विदहोल्डिंग करना पड़ेगी। अगर मैंने विदहोल्डिंग ना की तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन अगर तो मैं पेमेंट कर रहा हूं किसकी, गौर से सुनिएगा, परचेजेस की, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की, और मैंने विदहोल्डिंग नहीं की, तो क्या टैक्स अथॉरिटी मेरा पूरा अमाउंट ऐड बैक कर सकती है और डिसअलाउ कर सकती है? आंसर इज नो, दे कैन ओनली ऐड बैक टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच परचेजेस। सिंपल। मैं किसी सामने वाले का टैक्स खुद बेयर नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो मुझे वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। सिर्फ एक केस में अलाउ होता है, जब मैं सैलरी, अपने एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स खुद बेयर करूंगा, तो वो मुझे एज एक्सपेंस अलाउ होता है। दैट्स इट। इसके अलावा अगर मैंने किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिसको सेल, जब मैंने जिससे परचेजिंग करी है, मैंने जिससे परचेजिंग करी है, मिसाल के तौर पर मैं टेक्सटाइल कंपनी हूँ और मैंने पठान से कपड़ा ले लिया, काफी सारे
पठान हजरात होते हैं जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और आप कपड़ा मार्केट में देखेंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कपड़ा ले लिया। अब वो टैक्स विदहोल्ड करवाने के लिए राजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, जितना टैक्स मैं विदहोल्ड करूंगा वो मैं इनवॉइस में ऐड कर रहा हूँ। आप मुझे इनवॉइस दो, प्राइस आप बढ़ा लो, मैं विदहोल्ड करूंगा, टैक्स मैं विदहोल्ड करूंगा, आपको नेट उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आप मुझसे मांग रहे हो। तो आमतौर पर इनवॉइस बढ़वा ली जाती है। अगर इनवॉइस ना बढ़वाई जाए, ये मार्केट ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं सामने वाली पार्टी का टैक्स खुद बेयर नहीं कर सकता। चाहूंगा तो मैं ये कि भाई डिसअलाउ करने से अच्छा है, क्योंकि अगर डिसअलाउ हो गया तो वो तो 29% पर टैक्स हो जाएगा ना। कोई भी एक्सपेंस अगर डिसअलाउ हो गया तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और 29% पर टैक्स हो जाएगा। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाए और वो 29% पर टैक्स हो जाए। मैं तो चाहूंगा मैं दे दूं ना भाई उसका, मैं उसका विदहोल्डिंग टैक्स खुद पे कर दूं भाई। लेकिन लॉ कहता है कि आप किसी और का टैक्स बेयर नहीं कर सकते, वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं है। अच्छा भाई, कमीशन एक्सपेंस ऑन थर्ड शेड्यूल आइटम, अगर आपने किसी को दिया और वो टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव नहीं है, एटीएल में एक्टिव नहीं है, तो हमने कहा कि जो भी आप उसको थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर कमीशन दे रहे हो, 0.2% ऑफ ग्रॉस सप्लाई से ज्यादा जितना एक्सीड करेगा पूरा डिसअलाउ। 0.5 दे रहे हो तो 0.3 डिसअलाउ हो जाएगा, 0.2 अलाउ हो जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज डिसअलाउड। अच्छा, लिमिट क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्या है, क्वालिटेटिव है। यानी नेचर, लिमिट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंस पर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपने किया फॉरेन कस्टमर्स या सप्लायर्स पर पाकिस्तान में, ठीक है, फॉरेन सप्लायर्स, फॉरेन कस्टमर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स के ऊपर आपने एक्सपेंस किया, ठीक है। अल्लाह भला करे, हो सकता है आपने उनको लंच करा दिया हो, उनको डिनर करा दिया हो, ठीक है। कॉर्पोरेट गैदरिंग के अंदर आपने उनको लंच करा दिया हो, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अच्छा भाई, ब्रांच ओपनिंग्स के अंदर आपने कस्टमर्स को हाई टी करवा दी हो, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस अलाउड है। एंटरटेनमेंट मींस मील्स, रिफ्रेशमेंट्स, रीजनेबल लेजर फैसिलिटीज एज पर बिजनेस नॉर्म्स, ठीक है। चलो, ये एक्सपेंसेस अलाउड। अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने रिलेटिव्स की ईद मिलन पार्टी कर ली बिजनेस के पैसों से, क्या ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ होगा? मुझे को बता सकते हैं, क्या ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ होगा? अगर रिलेटिव्स की ईद मिलन पार्टी कर दी तो क्या वो अलाउ होगा? एनीवन? नहीं होगा अलाउ। बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, सही। फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अच्छा भाई, अब होता क्या है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ओपी हो, चाहे कंपनी हो, वो एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स भी ऑपरेट करती होती है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स रिकग्नाइज जो भी होते हैं, अप्रूव्ड, यानी रिकग्नाइज और अप्रूव भी होते हैं और अनअप्रूव भी होते हैं, सही। अगर जिन फंड्स पर कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स होते हैं, कंपनी कंट्रीब्यूशंस कर रही है उन फंड्स के अंदर, और वो रिकग्नाइज हैं, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी फंड है, सुपर एनुएशन फंड है, तो कंपनी को उसका एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे मिल जाएगा। अक्रूवल बेस से मुराद क्या है? जब वो फंड में पैसे डालेगी या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी उसको मिल जाएगा। कंपनी को वेट नहीं करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय छोड़कर कब जा रहा है और उसको पेमेंट कब जो हो रही है उस बेनिफिट की, नहीं। इस पर मैं आता हूँ 1 मिनट में, अभी 1 मिनट इसको छोड़ दो, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसे फंड्स हैं जो अनअप्रूव्ड और अनरिकग्नाइज्ड फंड्स हैं, तो उसमें अगर कोई कंपनी, कोई भी बिजनेस
कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लॉ ये कहता है कि अगर आप अनरिकॉग्नाइज और अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आपको अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं होगी, पेमेंट बेस पे अलाउ। जब पेमेंट बेस पर अलाउ होगी, लेकिन सर क्या कोई तरीका है कि वो भी अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाए? ने कहा जी है। अगर इफेक्टिव टैक्स डिडक्शन अरेंजमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाएगी। और इसके लिए तरीका बड़ा आसान होता है कि ट्रस्ट डीड में ये बात लिख दी जाती है कि ट्रस्टीज विल इंश्योर that timely tax deductions are made and deposited into the government treasury as and when payments are made to the employees। इस तरह से कोई बात लिख दी जाती है, ठीक है। आमतौर पर अनरिकग्नाइज और अनअप्रूव फंड्स भी अक्रूवल बेस के ऊपर एक्सपेंस ले लेते हैं उनकी कंपनीज। लेकिन ग्रेचुटी स्कीम चाहे अप्रूव्ड हो चाहे अनअप्रूव्ड हो, और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड्स, ये ऐसे अनअप्रूव्ड फंड्स जहां इफेक्टिव टैक्स डिडक्शन अरेंजमेंट्स नहीं होती, वो एक्सपेंस अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पर, जब एम्प्लॉय छोड़कर जाए, ठीक है। ठीक है, वही बात। अब एक बात रह गई कि मैंने कहा था रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड प्रोविडेंट ग्रेच्युटी सुपर एनुएशन फंड के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अलाउ तो होगा अक्रूवल बेस पे, लेकिन उसमें से जो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी सुपर एनुएशन फंड्स, वो अलाउ होगा, वो 50% अलाउ होगा, पूरा अलाउ नहीं होगा। 50% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है भाई। फाइन्स और पेनल्टीज जो पे की जाएंगी फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ, लॉ की वायोलेशन में जो फाइन्स और पेनल्टीज पे की जाएंगी, वो पेनल्टीज अलाउ नहीं होंगी एज एक्सपेंस। हाँ, लेकिन अगर ऐसी पेनल्टीज हैं जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली फुलफिल नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक के लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पर नहीं की, तो अब जो आपको फाइनल और पेनल्टीज लगेंगी, ये कोई लॉ की वायलेशन नहीं है, ये तो बिजनेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक। यूटिलिटी सरचार्ज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस, डैमेज, ये जनरली अलाउड होते हैं। इनकरेक्ट डिक्लेरेशन टू अथॉरिटीज आर लॉ वायलेशंस, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंस में से लेस नहीं, बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर लेस नहीं हो सकते। रिजर्व्स में अगर आपने कोई अमाउंट कैपिटलाइज कर दिया है, या रिजर्व ट्रांसफर्स भी हैं, तो वो भी एक्सपेंस नहीं होते। एओपी के मेंबर्स को अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो वो भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, अगर आपने सैलरीज दी हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन डेट, कुछ भी दिए। हाँ, लेकिन अगर आपने पार्टनर की प्रेमिसेस को यूज किया है बिजनेस पर्पजेस के लिए, और उसको उसके ऊपर आप अपना ऑफिस चला रहे हो और आप उसको रेंट दे रहे हो, तो वो अमाउंट फिर अलाउबल टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा, सही। फिर कुछ पेमेंट्स हैं जो कि आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, सारे एक्सपेंस की पेमेंट्स आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी है, एक जनरल उसूल है, ठीक। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन है? क्या पेमेंट्स कैश में की जा सकती हैं? आंसर इज यस, पेमेंट्स कैश में की जा सकती हैं। अगर सैलरी 32,000 पर मंथ से ज्यादा है तो वो क्रॉस चेक के थ्रू ही पे की जाएगी। 32,000 तक कैश में पे की जा सकती है, पर इम्प्लॉई पर मंथ। सैलरी के अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले देख लो कि उसका उसकी टोटल हेड का टोटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, उसका हेड का टोटल क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उसका हेड का टोटल क्या है? हेड का टोटल अगर 2.5 लाख तक है, कितना? 2.5 लाख तक, तो हम कोई सवाल नहीं करेंगे, कैश में जो भी एक्सपेंस हो गया कोई इशू नहीं। 2.5 से ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि सिंगल पेमेंट अगर 25 तक है उसके अंदर,
तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन सिंगल पेमेंट अगर 2.5 से ऊपर है, 25,000 से ऊपर है, मिसाल के तौर पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हेड के अंदर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हेड है 5 लाख का पूरे साल का, तो 2.5 से तो ऊपर है। अब हमें इसकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा, कि हर ट्रैवलिंग एक्सपेंस को देखना पड़ेगा, कि हर हर एक्सपेंस जो भी 25,000 से ऊपर का होगा और वो कैश में होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। 25 तक होगा, कैश में होगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक। ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स, ये सारी वेरीफाइबल हैं, बैंकिंग चैनल कहलाएंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है, एसेट अक्वायर किया है, तो एसेट जब अक्वायर किया जाता है तो उसके अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन अलाउ होता है। अ, अच्छा, इधर जो हेड है, देखो सिंगल अकाउंट हेड है, सिंगल अकाउंट हेड, सिंगल अकाउंट हेड। देखो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो एक तो होता है फेस ऑफ द पीएनबी, इज द फेस ऑफ द पीएनबी। ठीक है, फेस ऑफ द पीएनबी की बात नहीं हो रही, नोट्स। ठीक है। और जब आप नोट्स में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अकाउंट हेड, अकाउंटिंग हेड, रेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, उसकी बात हो रही है आमतौर पर एज पर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी अक्सर औकात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज को जब भी कोई अमाउंट पकड़ना होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हेड्स भी देख चेक करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के जो हेड्स बने हुए हैं उसको भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें क्लबिंग होती है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा बेटा, इट्स 840, 8:45 पर ईशा की नमाज भी है। तो हम फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग से अपनी डिस्कशन को ट्यूसडे पर रखेंगे। ठीक है, डिस्कशन भी कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हम जरूर देखें कमिंग ट्यूसडे के सेशन में। ठीक है, तो बस मैं यहाँ तक इसको अपनी बातों को कंप्लीट कर लूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन मिलती है, जाहिर सी बात है, वो एसेट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक लिमिट है, किस पर? एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी एक्सपेंसेस पर, कि अगर वो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी एक्सपेंसेस 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा हुए तो वो क्या हो जाएंगे भाई? डिसअलाउ हो जाएंगे। 10% से ज्यादा हुए तो डिसअलाउ हो जाएंगे, कौन से? पूरे नहीं, एक्सीडिंग 10%। यूटिलिटी बिल्स बोला है, लॉ में लिखा है कि एक्सेस होंगे लिमिट से तो डिसअलाउ हो जाएंगे, बट देयर इज नो लिमिट स्पेसिफाइड। अच्छा। अच्छा, अभी जो सेशन मैंने प्लान किया हुआ है वो ट्यूसडे और सैटरडे को किया हुआ है। ट्यूसडे 6:15 to 8:45, या 6 to 8, 6 to 8:45, क्योंकि ईशा 8:45 है, अगर ईशा 9 बजे हो जाएगी तो फिर 6 to 9 हो जाएगा, सही। और सैटरडे 6 to 9, इंशाल्लाह। ठीक है, 8:45 पर ईशा है तो हम 8:45 पर खत्म करेंगे, जब 9 हो जाएगी तो 9 पर खत्म करेंगे, फिर 3 घंटे का सेशन हो जाएगा, बीच में मगरिब की नमाज का ब्रेक आएगा। ठीक है। अच्छा, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लॉ क्या कह रहा है? अच्छा बेटा, ये अराउंड 10 सेशंस होंगे, 8 to 10 सेशंस होंगे। जब हम और आप थक जाएंगे हम बंद कर देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएंगी, अब सेल्फ ऑपरेटिंग मोड पर आ जाएंगे। 8 to 10 सेशंस, मैक्सिमम 10 सेशंस। ठीक है। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स। अच्छा, लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि अगर सेल आप कर रहे हो और ऐसे लोग, ऐसे बंदों को कर रहे हो जो कि जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और उन पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी है, और अगर आप ऐसे लोगों को सेल कर रहे हो, तो ऐसे वो सारे लोग जिनको आप सेल कर रहे हो और 100 मिलियन और उससे ज्यादा की सेल कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को जो आप सेल कर रहे हो ना करो, डिस्करेज कर रहे हैं।
बोले अगर करोगे तो उन सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर 1000 मिलियन की मिसाल के तौर पर 500 मिलियन की सेल हुई है आपकी पूरे साल में। उस 500 मिलियन की सेल में एक बंदा है जिसको आपने सेल की है, एक बंदा है जिसको आपने सेल की है 105 मिलियन की, और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी सारे ऐसे हैं कि जो या तो रजिस्टर्ड है या उन पर रजिस्टरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो 105 मिलियन की जो आपकी सेल है, उससे जितना एक्सपेंस परटेन करता होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ टोटल डिडक्शन। कैपिंग लग जाती है, एक लिमिट और भी है, 10% टोटल डिडक्शन। ठीक। तो सेल का प्रोपोर्शन निकालेंगे एक्सपेंस, उसको चेक करेंगे 10% टोटल डिडक्शन से, विच एवर इज लोअर वो डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें हमने कहा है जो टीयर 1 रिटेलर हैं, जिनको अपने पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेट करने हैं, अगर वो ना कर सके तो हमने कहा उनके एक्सपेंसेस हम 8% तक डिसअलाउ कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे हमने डॉक्यूमेंटेशन मांगी और वो डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं दे पा रहा है या नहीं रख रहा है, और उनके पास कोई रीजन भी नहीं है, तो हम उनके एक्सपेंसेस भी डिसअलाउ कर देंगे। लॉ कह रहा है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी नमाज का बिल्कुल टाइम होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह हम अपने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट वेलकम आदिल, आप लोगों से बस दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए और पास पेपर को हम जितना देख सकें, ताकि पेपर को क्लियर करने में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से। जी, मैं इंशाल्लाह ये समरीज भी आपसे शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ट्यूसडे वाले दिन। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट अटेम्प्ट का इनकम टैक्स का क्वेश्चन हम करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह वो। तो वो आप देख भी लीजिएगा एक दफ़ा, और हम उसको मिलकर भी देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज।